तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का डे 4 और लास्ट दिन है। आज मैं इसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल्स के जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं जो बच्चे गलत करके आ सकते हैं उनका मैं लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपका थोड़ा ट्विस्ट होता है, जिसके गलत होने की पॉसिबिलिटी बेटा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके पहले बाकी पूरा फुल सिलेबस के जो 3 वीडियो हैं डे 1, डे 2 और डे 3 का आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, डे 1 वाले में आपका फिजिकल पढ़ाया गया है मोस्टली, डे 2 वाले में, डे 3 वाले में आपका पूरा ऑर्गेनिक का पोर्शन कंप्लीट करा गया है और आज हम लोग डे 4 वाले में अपना कोऑर्डिनेशन, डी और एफ ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन जो बच्चे गलत करने की पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि किताबों में ही थोड़ा मिस्टेक दे रखा है। ठीक है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। देखो भाई, अगर आप किताबों की बात करेंगे तो लगभग वेनेडियम के भी दे रखी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, टाइटेनियम जैसे वेनेडियम +2 भी होता है, +3 भी होता है, टाइटेनियम भी +2, +3, +4 तक भी चला जाता है। स्कैंडियम का भी बेटा किताबों में +2, +3 दे रखा है, मगर जो अच्छी बुक्स हैं उसमें क्या है, स्कैंडियम का केवल +3 से होता है, वहाँ पर +2 नहीं आ पाता। मतलब स्कैंडियम जो है, कॉपर भी आपको पता होगा कि +1 और +2 में होता है, तो स्कैंडियम में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा मेटल ऐसा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, तो केवल और केवल आपका कौन सा होता है, स्कैंडियम, क्योंकि यहाँ पर भी बुक्स में 2 ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्डर देन एल्कली मेटल्स। ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर मैं कैसे लिखता हूँ। देखो भाई, मेरे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसमें जो आप सॉलिड का टुकड़ा या सॉलिड का पीस उठाएंगे उसमें जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास बेटा डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं। ठीक है, और उन डी ऑर्बिटल्स के एम्प्टी होने की वजह से उनमें डी ओवरलैपिंग होकर के स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनने लग जाता है। मतलब मेरे पास जो डी ब्लॉक का मेटल होता है उसमें होता ये है कि डी ब्लॉक के मेटल्स में डी ऑर्बिटल्स कुछ एम्प्टी होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं। ठीक है, तो बेटा आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और ओवरलैपिंग के बाद बेटा उसमें स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से ये काफ़ी हार्ड नेचर का होता है। अगर मैं बात करूँ एल्कली मेटल की, तो एल्कली मेटल में तो भाई एस ऑर्बिटल होता है, वो भी मोस्टली एक अनपेयर्ड, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड तो होते नहीं। मतलब मेरे पास अगर मैं सोडियम का टुकड़ा लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम के टुकड़े में मेटलिक बॉन्ड तो होते हैं, मेटलिक बॉन्ड तो होते हैं, मतलब सोडियम का हर मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पूरे में ट्रेवल करता है, तो वो मेरा मेटलिक बॉन्ड होता है। और मेटलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है बेटा वो कोवेलेंट बॉन्ड के कंपेयर में बेटा कम होती है। इस वजह से डी ब्लॉक के मेटल्स हार्डर होते हैं और एस ब्लॉक के मेटल थोड़े सॉफ्ट। सोडियम को आपको बताया गया होगा, आप नाइफ से या बड़े आराम से चाकू से काट सकते हैं, लोहा काट के दिखाइए तो समझ में आता है। ठीक है, नहीं काट पाएंगे। ये क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ है, जो बच्चे डाउट की स्थिति में देखते हैं, लिखा है क्रोमियम +2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्रोमियम बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो आराम से आयन गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और Mn+3 जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D4 है। अगर मैं बात करूं D4 की, तो चलो ये तो समझ में आ रहा है कि Mn जो है Mn+3 है, ये D4 है बेटा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये Mn+2 बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये आपको अच्छी तरह क्लियर है। D5 कैसा होता है बेटा, D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, अब D5 चूंकि स्टेबल है तो ये तो बात समझ में आ रही है कि जो Mn+3 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आता है कि जो Mn+3 है यानी D4 है वो अपने आप को बेटा स्टेबल करने के लिए तुरंत एक इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा और फटाक से बना देगा D5। तो ये तो समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मगर अगर मैं क्रोमियम +2 की बात करता हूँ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब ये D4 है और लॉस करके बना देगा क्रोमियम +3, ये तो D3 हो जाएगा। और D3 वाला तो भाई स्टेबल हमको कहीं बताया नहीं गया, तो इसका आंसर बेटा CFT के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा आपको। अगर मैं क्रोमियम के, उनको लिखना चाहिए था कि मैं जो कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं क्रोमियम के
+3 वाले की ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूँ तो ऊपर 2 होंगे, नीचे 3 होंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर बेटा हम लोग का होगा T2G और नीचे हो जाएगा EG। तो अगर आप बात करें D3 की, तो D3 आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन फील्ड, तो देखो ये भी आपका एक प्रकार से हाफ फील्ड है, क्योंकि ऊपर देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब होता है बेटा, हाफ फील्ड से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अगर इसकी बात करी जाए तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों सब में एक एक, ऊपर एक भी नहीं, तो ये इस वजह से स्टेबल है क्योंकि D3। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन होना चाहिए था कि बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है। ठीक है, प्लस वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या सोल्यूशन फेस में दिया होता था, तब जाके मैं CFT तभी लगा पाऊंगा, क्योंकि ये जो 5 ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग तभी होती है जब या तो एक्वस मीडियम हो या तो बेटा लिगेंड्स लगाओ। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, आपका ये आंसर D3 इसके अकॉर्डिंग स्टेबल होगा। नॉर्मल ऐसे D3 स्टेबल नहीं होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ये बच्चे बहुत गलत करते हैं जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बेटा पूछता है। देखो पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में 3 लीगेंड चिलेटिंग लगे हैं, मेरी बात सुनेंगे पहले, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में, क्वेश्चन बता रहा हूँ, रुको भाई सब्र रखो, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में 3 लीगेंड चिलेटिंग लगे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स लाइट बेटा जरूर रोटेट करेगा। मतलब देखिए हमसे पूछ रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट शोन, कह रहा है कौन सा शोन नहीं करेगा। देखो इसमें सॉरी यहाँ पर EN का होल ट्रेस कर लीजिए, देखो इसमें 3 EN लगे, ये लाइट घुमाएगा, इसके 2 फॉर्म बनेंगे, D फॉर्म L फॉर्म। इसमें 3 ऑक्सीडेट लगे, ये भी चिलेटिंग होता है, ये भी लाइट घुमाएगा। अच्छा अब यहाँ पे बचाएगा सिस और ट्रांस वाला। देखो भाई सिस वाले में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है, ट्रांस का मतलब होता है 2 अपोजिट, जैसे A और A इधर हुआ तो सिमेट्री आ जाएगी इसमें, तो बेटा ये वाला लाइट नहीं घुमा पाएगा, बाकी सिस वाला भी घुमा देगा। तो यहाँ लिखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट शोन बाय, ठीक से पढ़ो भाई क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो सिस, ये जो ट्रांस वाला है, ये लाइट को बेटा रोटेट नहीं कर पाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन जो भैया ये है, ये बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उनको गलत ही पढ़ा दिया जाता है। भैया मेरे पास अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होता है, मेरे को पूछ रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अच्छा बहुत लोगों को पता होता है कि अमोनिया जो होता है वीक फील्ड है, मगर एक केस बड़ा स्पेशल है, आपके में 4D 5D के मेटल्स की बात नहीं करेगा, मगर एक केस बड़ा स्पेशल है, कोबाल्ट +3 के साथ, मेरी बात को दोनों कान खोल के सुन लो, कोबाल्ट +3 के साथ केवल हैलोजन वीक फील्ड होते हैं बस। कोबाल्ट +3 के साथ केवल हैलोजन वीक फील्ड होते हैं बस, और इसके बाद कोई भी दुनिया का लिगेंड लग जाए सब के सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। मतलब अगर कोबाल्ट +3 है, देखो ये अमोनिया का चार्ज हो गया 0, कोबाल्ट पे चार्ज आ जाएगा +3, कोबाल्ट +3 केस है, हैलोजन कोई लगा नहीं है, ठीक, FCl Bri लगेगा तो सब वीक फील्ड माने जाएंगे क्योंकि वो सबसे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। मगर हमारे पास अमोनिया लग जाए, पानी लग जाए, EN लग जाए, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो कोबाल्ट +3 का अगर मैं ड्रा करूंगा तो 4H0 3D6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, 3D6, क्योंकि कोबाल्ट का होता है 4H2 3D7। अब इसके अकॉर्डिंग मैं पहले 3D6 ड्रा करूंगा, सीधा सा यहीं से देख लो ना, 1 2 3 4 5 6, मैंने पहले बोल दिया यहाँ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, मतलब पेयरिंग करेगा। तो ये भाई साहब यहाँ, ये भाई साहब यहाँ, जब सारे भाई साहब चले जाएंगे पीछे, जब सारे भाई साहब चले जाएंगे पीछे, सब इलेक्ट्रॉन हो गए पेयर्ड। तो कुल मिला के नंबर ऑफ अनपेयर्ड की संख्या यहाँ पर मिल गई 0, काम खत्म। कुछ बच्चे यहाँ 4 अनपेयर्ड बता के आएंगे, 100% बता के आएंगे, क्योंकि उनको सिखाया यही गया है कि अमोनिया जो होता है बेटा वीक फील्ड लिगेंड होता है, मगर एक स्पेशल केस बनता है कोबाल्ट +3 के साथ हैलोजन को छोड़ करके सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। समझ गए ना बात। चलो भाई अगला क्वेश्चन। यहाँ लोग बच्चे स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर पाते, पता नहीं मोल से उनकी दुश्मनी क्या है, मतलब बचपन से लेके आज तक मोल ही नहीं सीख पा रहे हैं ठीक से, कि मोल एक बार ठीक से चपक के बैठ के सीख जाएं। देखो भाई करा, अगर मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स में सिल्वर नाइट्रेट डालता हूं तो 3 मोल ऑफ AgCl बनता है। ये बताओ, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में प्राइमरी वैलेंसी वगैरह पढ़ी होगी ना, तो अगर 3 मोल AgCl बन रहा है, मतलब ये तीनों के तीनों Cl, ये तीनों के तीनों Cl, AgCl का PPT तब देंगे जब ये तीनों ब्रैकेट के बाहर होंगे। तो मेरे को फॉर्मूला लिखना है, अरे भाई जितने मोल AgCl बनेगा उतने Cl बाहर होंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोबाल्ट NH3 का होल 6
और ये हो जाएगा Cl3। अगर मुझसे कहता कि यहाँ पर 2 मोल हो रहे होते तो 1 Cl मैं अंदर कर देता। अगर मुझसे कहता कि 1 मोल AgCl तो मैं 2 Cl अंदर कर देता। अगर कहता कि यहाँ पर एक भी पीपीटी नहीं आया तो मैं तीनों को Cl उठा के अंदर भेज देता, काम खत्म। इसको अब बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो मैं फिर से बता दूँ, ये क्वेश्चंस ट्विस्टेड क्वेश्चंस वाले हैं जिनके गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक। बाकी एक नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है वो तो आप वैसे भी करने वाले की कर ही लेंगे, एक औसतन बच्चा भी वो क्वेश्चन कर लेता है। तो हम तो उन क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं जिनके गलत होने की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, केवल पूरे पेपर का आपका लगभग 40% या 35 या 30% ही ऐसे क्वेश्चन से भरा होता है। मगर एक होनहार बच्चे के लिए अगर ये क्वेश्चन गलत हो गए तो उसका तो नुकसान हो गया ना बेटा। बना लीजिए फटाक से इसको जल्दी से आप। अब देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स के थोड़े ही क्वेश्चंस होते हैं जो बेटा आपको कंफ्यूजन दे सकते हैं। अदरवाइज बायोमॉलिक्यूल से तो मोस्टली डायरेक्ट ही क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज फैक्टोज। तो वो इस डिफरेंस में बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है बच्चा, ऊपर होता है CHO, फिर होता है नीचे CHOH का होल 4, फिर होता है CH2OH, ठीक है। ये इसमें होता है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा होता है बेटा, एल्डिहाइड। अगर हम फ्रैक्टोज की बात करें तो उसमें कीटोन ग्रुप होता है। अगर मैं फ्रैक्टोज की बात कर देता हूँ तो उसमें बच्चा होता है कीटोन ग्रुप होता है। तो बच्चा सोचता है कि भाई इसमें अगर नहीं पढ़ के गया है, सोचता है भाई ग्लूकोज में एल्डिहाइड तो ये टॉलेंस रिएक्शन दे देगा, और बेटा फ्रैक्टोज में आपका कीटोन तो ये टॉलेंस रिएक्शन नहीं देगा। मगर ऐसा नहीं होता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों में ही बेटा रिएक्शन टॉलेंस से हो जाती है। इस वजह से टॉलेंस टेस्ट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ब्रोमीन वाटर जो है वो बेटा केवल ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है और अपना ब्राउन कलर बेटा डिसअपीयर कर देता है। मगर जो ब्रोमीन वाटर है बेटा वो फ्रक्टोज के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, और जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो उसका ब्राउन कलर जैसा का तैसा बना रहेगा। तो अगर कभी भी ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए तो आप टॉलेंस और फेलिंग जैसे रिएजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की रिएक्शन दोनों से होती है, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज रिएक्शन करता है और इसका ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है, मगर फ्रक्टोज रिएक्शन नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसमें बच्चे थोड़ा परेशान रहते हैं। देखो मेरे पास जो अल्फा डी ग्लूकोज, अगर मैं इसका हार्वर्ड स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं इस तरह से, तो अल्फा डी ग्लूकोज का ये मैं हार्वर्ड ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ H होता है बेटा, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर होता है CH2OH, और ये होता है H। ये मैंने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज और भी आसान है, केवल पहले कार्बन का आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिए। पहले कार्बन का केवल पलट दीजिए, OH को ऊपर ले जाइए और H को नीचे ले जाइए। H को यहाँ, OH को यहाँ, फिर यहाँ पर OH, बाकी कहीं नहीं चेंज करना है। तो मैं बता दूँ, जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर के रिंग के पहले कार्बन पे, जिस साइक्लिक में रिंग के पहले कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन बेटा बदला होता है तो उनको बच्चा हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनोमर्स। डिफाइन करने के लिए आता है तो बच्चा लिख देता है, मगर अल्फा डी ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज आप देख सकते हैं पहले कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो चेंज हो गया है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के बेटा क्या है, एनोमर्स हैं। अब एक क्वेश्चन देखो ये है कि विच फॉर्म ज्यूटर आयन। बच्चा घर से बिल्कुल रट के चला कि भाई एमिनो एसिड वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, तो एमिनो एसिड ही एक लौता एक मॉलिक्यूल है जो ज्यूटर आयन बना सकता है। तो जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि ज्यूटर आयन कहाँ बनता है। देखो भाई, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक ग्रुप एसिडिक भी हो जाए और एक ग्रुप बेसिक हो जाए तो ऐसी प्रत्येक जगह पे डाईपोलर आयन बन जाएगा, और ऐसा नहीं कि एमिनो एसिड में ही डाईपोलर आयन बनता है, ठीक है। चलो भाई, एमिनो एसिड तो सही है, अच्छी बात है। बच्चे ने खट से इसको देखा, कहें चलो मेरे 1 नंबर जेम में गए। अरे जेम फटी थी, नंबर निकल गया, ठीक है। जेम फटी थी आपकी, नंबर निकल गया, क्योंकि आपने देखा नहीं आगे एक और नाम लिखा हुआ है सल्फेनिलिक एसिड। ये क्या है बेटा, इनकी व्यवस्था क्या है, बेंजीन बनी है, देख लो, दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ भाई दिख रहा है। इसके ऊपर NH2 ग्रुप होता है बेटा, और नीचे होता है SO3H। ये बेटा सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या है, SO3H बेटा आपका एसिडिक ग्रुप होता है, और NH2 में चूंकि N के पास लोन पेयर तो ये बेसिक है, तो ये H+ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जा करके क्या करता है, ऊपर तो बना देता है बेटा
NH3+ बना देता है और नीचे बना देता है SO3-। ये वो क्वेश्चन है जो टीचर गलत कर सकते हैं, तो आप तो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी एक डाइपोलर आयन तैयार हो गया, तो भाई देखो सी ऑप्शन तो देख लेते हैं, बोथ में लगा हुआ है ना। तो बेटा एमिनो एसिड भी आपका ड्यूटेरियम बनाने के लायक होता है। और बेटा जो मेरे पास तो ऐसे तो टिक लगाओ ना ए और बी, अरे जब बोथ दे रखा है ना बच्चा तो आप बोथ में टिक लगाएंगे। देखो यहाँ पर आज के इन लेक्चर्स का जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का मुद्दा ये नहीं था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, मुद्दा ये था कि कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, जो घुमा के आते हैं, जिनको गलत करने की संभावना बच्चों की ज़्यादा होती है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इन 4 दिन में पूरी केमिस्ट्री के जितने भी ट्विस्टेड क्वेश्चन थे उनको कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कम से कम लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बस इंटर खत्म होने के बाद तुरंत मेरे नीट और जेईई मेंस वाले लेक्चर्स बेटा आना चालू हो जाएंगे। बस इंटर का ये रहता, थोड़ा समेट लेता हूँ, उसके बाद मेरा जो मेन टारगेट है बेटा नीट के लेक्चर्स हैं और जेईई मेंस के लेक्चर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।